अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आपको याद होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि जो एक इलीगल ट्रेड थी ईरान से जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत आती थी उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया था। इसके अलावा डॉलर्स जो यहाँ से अफ़गानिस्तान और दूसरे जगह पे स्मगल हो रहे थे उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। तो ये बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ थी और उसके बाद वो मोमेंटम उस तरह का नहीं रहा, वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इस तरह नहीं रहा, क्योंकि अब ये देखने में आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो इलीगल ट्रेड थी अफ़गानिस्तान के साथ, या इलीगल ट्रेड मैं कहूँगा कि जो वहाँ से स्मगल होकर पेट्रोल पाकिस्तान में आता था, इसका क्वांटम तकरीबन 67% इसमें इजाफा हो गया है। जो गैर कानूनी पाकिस्तान में के अंदर ईरानी पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत आ रही हैं, 67% इसमें इजाफा हुआ। तो यौमिया 90,000 लीटर ईरान से पाकिस्तान में तेल जो है वो स्मगल किया जा रहा है, और जिससे कौमी ख़जाने को 82 करोड़ डॉलर सालाना इससे नुकसान है। साथ ही साथ ईरान से जो अगर हम क्वांटम की तो सालाना 8.2 अरब लीटर जो है वो पेट्रोल पाकिस्तान में आता है, और यौमिया 8,000 टन डीजल पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके मसाइल जो इससे पेचीदगियाँ हमारे सिस्टम में आई हैं, वो सबसे पहले ये कि जनाब आपके पास जो ऑयल स्टॉक्स हैं वो इस वक्त आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो गया है, और उसमें जो सबसे बड़ा नज़ला गिरता है वो हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर गिरता है। और मुकामी ऑयल रिफाइनरी जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान में ऑयल ये फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाता था, आज 90% हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो अपना फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर भेज रही हैं। और इस वक्त कुछ जो अवेलेबल स्टॉक है वो आपके साथ शेयर करूं तो हमारा इस वक्त जो कुल ऑयल स्टॉक है 4,61,000 मेट्रिक टन है, जो कि 301 दिन के लिए काफ़ी है। ये ऑयल स्टॉक इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसपे पेट्रोल की अगर बात करें तो 4,45,000 टन पेट्रोल मौजूद है, जो 21 दिन की मुल्की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। डीज़ल की अगर बात करें तो 7,71,000 मेट्रिक टन डीज़ल मौजूद है, जो 49 दिन का जो एक स्टॉक है उसके लिए काफ़ी है, जबकि यहाँ पे लिमिट जो है वो मिनिमम 20 या 21 दिनों की थी। अब बात यह है कि इस तमाम सिचुएशन के बावजूद कि मुल्क में इतनी वाफिर मकदार में जो है पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल रेगुलेटर जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो मुसलसल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की जा रही हैं और एक कसीर ज़र मुआदला उसके ऊपर खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान के जो ऑयल जो हमारा सेक्टर है, जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके बहुत सारे ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस हवाले से ओगरा को जो है वो उन्होंने एहतजाज भी किया। और ये पॉलिसी इस वक्त ओगरा की जो है वो समझ से बालातर है, AC के लिए भी, ऑयल कंपनीज़ एडवाइजरी काउंसिल के लिए भी। ये क्या मामला है, इस पर आदिल खटक साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑयल कंपनीज़ एडवाइजरी काउंसिल के, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक ज़माने में हम सुनते थे कि जनाब फर्नेस ऑयल जो है वो इंपोर्ट इतना हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान में उससे बिजली बन रही है। अब आपका अपना जो मुकामी डोमेस्टिक फर्नेस ऑयल है वो पाकिस्तान से 90% एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताइएगा ये इक्वेशन कैसे तब्दील हुई, अगर ये इक्वेशन इस तरह से तब्दील हुई है कि हमारी डिपेंडेंस जो पहले एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में फर्नेस ऑयल से हम बिजली बना रहे थे, अब अगर हम इंडिजिनस रिसोर्सेज की तरफ चले गए हैं, हम कोयले की तरफ चले गए हैं और सारी चीज़ों की तरफ चले, तो ये तो एक बेहतर चीज़ है। एनर्जी इक्वेशन के हवाले से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा क्लियर कीजिएगा सर इसको। जी ज़रूर। पहले तो इमरान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि इस वक्त पूरा ऑयल सेक्टर, बल्कि मैं कहूँ एनर्जी सेक्टर में कई मसाइल का हम शिकार हैं। तो वैसे तो एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान हो जाएगी अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करूँ, तो आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू, अपने कमेंट्स को महदूद रखूं जो कि ऑयल सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और ऑयल सेक्टर में भी फिर मैं डाउन स्ट्रीम की ज़्यादा बात करूंगा, जिसमें रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मसले मसाइल है, उस पर हम थोड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपने इब्तिदा फर्नेस ऑयल से की, तो फर्नेस ऑयल ज़्यादातर इस्तेमाल होता था पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन के अलावा भी बाकी इंडस्ट्री में कुछ यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता था फर्नेस ऑयल में। और चंद साल पहले तक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाता था ताकि पावर प्लांट चल सके।
फिर उससे बाद पिछले चंद सालों में एनर्जी मिक्स चेंज होता हुआ रहा, जो कि अच्छी बात है कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्नेस ऑयल पर बिजली काफ़ी महंगी बनती थी। तो हाइडल के कुछ प्रोजेक्ट्स एड हो गए। फिर सबसे बड़ी जो इनकलाबी तब्दीली में कहूँगा, जब थर कोल का इस्तेमाल शुरू हुआ पावर जनरेशन में, और अब तकरीबन हम 2500 मेगावाट से ज़्यादा थर कोल से बिजली बन रही है, जो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन सर आवाम को इससे क्या फायदा हुआ? इससे पहले इतनी बिजली महंगी तो पाकिस्तान में आवाम में कभी इतने बिल नहीं भरे। अब इस तमाम इक्वेशन बैलेंस होने का फायदा भी क्या हुआ आवाम को? मैं पहले आपके फर्नेसॉल का जवाब देता हूं, फिर मैं इस पर भी आ जाऊंगा। तो जाहिर है कि जब ये बाकी चीज़ें एनर्जी मिक्स में आ गई, जो चीपर प्रोडक्ट्स थे या चीपर रिसोर्सेज थे, तो फर्नेसॉल की डिमांड कम होती गई। क्योंकि फर्नेसॉल के जो पावर प्लांट थे वो मेरिट ऑर्डर पे काफ़ी नीचे चले गए, तो वो कम ही चलते हैं, ठीक है। तो फर्नेसॉल मुल्क में सरप्लस हो गया, उसको ख़रीदने वाला नहीं रहा। तो मजबूरन देखिए, रिफाइनरी के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो बटन दबा दे तो फर्नेसॉल बंद हो जाएगा। सही है। फर्नेसॉल एक ख़ास मकदार में बनने क्रूड से, ठीक है जी। तो फर्नेसॉल जब एक्सेस हो गया तो और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सिवाय इसके कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। सारी रिफाइनरीज इंक्लूडिंग अटक रिफाइनरी, जो कि पोर्ट से काफ़ी दूर है, रावलपिंडी में है, इवन हम भी मजबूरन इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो उसका जवाब था आपका कि फर्नेसॉल एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है जी। अब अगर बाकी आपने बात की थी स्मगलिंग पे, आप बात करना चाहेंगे या रिफाइनरी के जो और मसाइल नहीं, मैं जरा इसी के ऊपर आता हूँ। नहीं, मैं इसी के ऊपर आता हूँ। चले, ये क्वेश्चन चेंज हुई, लेकिन ऑयल का स्टॉक जो है एक 301 दिन का, 49 दिन का, ये वाफर स्टॉक मौजूद है। ऐसे में मुसलसल जो इंपोर्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर जरा अपना रोशनी डालें सर। ऐसा हाँ, मैं अब इसी पे आना चाह रहा था। फर्नेसॉल की बात अब फिलहाल आप साइड पे रखें। अब हम बात करते हैं जो मेजर आपके ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंट्री में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में। वो एक डीजल है और उसके बाद मोटर गैसोलीन, जिसको आम जुबान में पेट्रोल कहते हैं, ठीक है जी। अब स्टॉक की बात क्या हुई? नॉर्मली लाइक 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो लोकल रिफाइनरीज तकरीबन 50 से 60% डीजल लोकल रिफाइनरीज बना रही थी और बाकी डीजल इंपोर्ट होता था। ओके। इसी तरह पेट्रोल तकरीबन 30% लोकल रिफाइनरी बना, 70% इंपोर्ट होता था। पिछले 2-3 सालों में डीजल की भी डिमांड कम हुई है और पेट्रोल की भी हुई है। कम क्यों हुई? एक फैक्टर तो इकोनॉमी का डाउन टर्न है कि डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन मेजर फैक्टर जो आपने जिक्र किया शुरू में कि स्मगलिंग की वजह से हुई है। तो आप ये डिमांड जो पहले तकरीबन अब 8, 8.5, 9 लाख टन डीजल होती थी महीने की, वो गिर के आ गई है तकरीबन 5 लाख और 5,25,000 टन पे आ गई है महीने की डीजल के समय मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मुकाबले में रिफाइनरीज बनाती है तकरीबन 4,25,000 करीब बनाती है। अब ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए जी कि 5 लाख डिमांड है, ये एक्चुअली है लीगल जो सेल हो रही है, जो कि मॉनिटर्ड है, वो CCB मॉनिटर कर रहा है, जो आके ऑफिशियली सेल होते हैं, पे गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे किए जाते हैं। अब इसमें ऐड हो गई स्मगलिंग। अच्छा, ये स्मगलिंग कोई नई बात नहीं है। स्मगलिंग दुनिया में हर जगह जहाँ अक्रॉस द बॉर्डर प्राइस डिफरेंस आता है वहाँ स्मगलिंग होती है किसी न किसी हद तक। स्मगलिंग पहले महदूद होती थी बलूचिस्तान की हद तक। पिछले 2-2.5 सालों में ये इतनी बढ़ गई है कि ये अब कराची तो छोड़ के पेशावर तक पहुंच गई। आपके इम्पोर्टेड ही स्मगल्ड डीजल जो प्रोडक्ट्स हैं, मेनली HSD और पेट्रोल में भी एक किसी और फॉर्म में आता है, या सॉल्वेंट के फॉर्म में या नेफ्ता के फॉर्म में ईरान से वो स्मगल हो रहा है, जो कि पेट्रोल में आगे मिला दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इस स्मगलिंग सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि रिफाइनरी की प्रोडक्ट्स की अपलिफ्टमेंट इस वजह से कम होगी जब स्मगल आना शुरू हुआ। रिफाइनरी से क्या कि गवर्नमेंट एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 800 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्मगलिंग। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। अब सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती। सही, ये क्वालिटी उसकी इतनी पुअर है कि ये जो इंजन को नुकसान पहुँचा रहा है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, वो इसके अलावा है। तो अब मसला ये आ गया कि जब डिमांड कम हो गई, रिफाइनरी की प्रोडक्शन मतलब काफ़ी क्लोज आ गए हैं डिमांड एंड प्रोडक्शन। स्टॉक आपने जो जिक्र किया कि देखें ना, डीजल का वाफर मकदार में तकरीबन 39 शायद का, अंदाजन 45 डेज तक का स्टॉक ऑलरेडी डीजल का कंट्री में मौजूद है। तो फिर आप इंपोर्ट क्यों किए जा रहे हैं? अब यह सवाल है। और इंपोर्ट फ्री तो नहीं आता,
लाइक अभी सितंबर में जो तकरीबन 1,80,000 टन इंपोर्ट होके आ रहा है, उसकी तकरीबन $140 मिलियन उसकी कीमत है। अब एक साइड पे हम रो रहे हैं कि जी फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, एक साइड पे हम उस चीज पे फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। ये प्राइमरी कंसर्न यही है कि जनाब जब इतना वाफिर स्टॉक मौजूद है तो रेगुलेटर क्यों इजाजत दे रहा है, क्यों इंपोर्ट कराया जा रहा है? वीट में हमने देखा ना, धड़ाधड़ इंपोर्ट की वीट, उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में हम देख चुके हैं पिछले दिनों। जी अब देखें, जहाँ तक रेगुलेटर की बात है ना, ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। कल हमारी उनके साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग हुई है, जिसमें सारी रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये सारे रिप्रेजेंटेड थे और ओगरा की पूरी अथॉरिटी मौजूद थी। ठीक है, वहाँ बड़ी तफसील में ये बात हुई है विद ऑल द फिगर्स, विद ऑल द डेटा कि कितनी प्रोडक्शन है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना इंपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें खसूसन जो 1-2 महीने से हम खास कर उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी तक PSO मोर और लेस इंपोर्ट करता था डीजल, क्योंकि उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कुवैत पेट्रोलियम कंपनी के साथ, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें ज़रूर PSO के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम ज़्यादा करने की, लेकिन बहरहाल उनके कमिटमेंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और कंपनी को इजाज़त दी गई पिछले 2-3 महीने से, स्टार्ट 15,000 टन से हुआ इंपोर्ट का, फिर 40,000 पे चला गया, फिर हर महीने 40,000 होता गया। तो उस पर हमने 1-2 महीने से बड़ा सीरियसली हमने टेकअप किया ओगरा के साथ, और जाते जाते कल फिर तफसीलन एक डिटेल मीटिंग हुई ओगरा के साथ। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि ओगरा को भी अब एहसास है कि ये इसको रिव्यू करना पड़ेगा उनको अपने डिसीजन का, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद कुछ उसमें बेहतरी आएगी, जो कि अब टाइम बताएगी आगे कि क्या होता है। थोड़ा सा जरा हम चाहेंगे कि आप खुल के बताइए कल की मीटिंग के हवाले से, और इसमें जो अब तक के मामलात हैं इसमें पाकिस्तान 2016 जो रिफाइनिंग, ब्लेंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इसकी कहाँ पर खिलाफ वर्जी होती है। खुद रेगुलेटर जो है वो, अगर आप समझ रहे हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी आदिल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आदिल खटक साहब, एक ज़माना था कि बड़ी बात की जा रही थी, कोई $10 अरब की सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, रिफाइनरीज लग रही हैं, फिर $20 अरब भी हो गया, और आज मामला यह है कि एग्जिस्टिंग जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो इस पॉलिसी से, उनके समझ से बालातर है कि रेगुलेटर चाह क्या रहा है। तो कल की मीटिंग के हवाले से ज़रा और फोकस कीजिएगा सर, क्या रहा उसमें? जी, आप ब्रेक से पहले आपने एक बड़ा रेलेवेंट सवाल किया कि पेट्रोलियम रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं। ओगरा के जो अपने रूल्स है उसमें एक सेक्शन है जिसको 35G कहा जाता है। 35G में ये कहा जाता है कि जी सबसे पहले जो लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन है उसको उठाया जाएगा, उसके बाद अगर डिफिसिट होगा, कमी होगी, तो ओनली देन इम्पोर्ट वुड बी अलाउड। ठीक है जी, हम यही कह रहे हैं कि ये उसकी टोटल वायलेशन है जो कि हो रहा है कि रिफाइनरी से प्रोडक्ट उठाया नहीं जा रहा और इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसका मुल्क को नुकसान क्या हो रहा है? जब रिफाइनरी लो प्रोडक्शन करेगी तो आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ाया होगा। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिफाइनरी की प्रोडक्शन का मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो एक तो उसका सवाल था जो आपने रूल्स का पूछा था। अब आते हैं जी दूसरी इश्यूज पे जो आपने बात की। नहीं, इससे पहले सर एक सेकंड के लिए जरा रुकिएगा, यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा। हमें इंपोर्ट से नुकसान है, राइट, ओके, लेकिन जो 90% आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या उस एक्सपोर्ट में भी नुकसान हो रहा है? और फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइस डिफरेंशियल कितना है, ये भी जरा बताइएगा कि आप लोग लॉस में कर रहे हैं। बात नहीं, देखिए बात है ना कि प्रोडक्ट कौन सी की बात कर रहे हैं हम। एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्नेस ऑयल, जिसकी मुल्क में जरूरत नहीं है, तो वो तो एक्सपोर्ट करना होगा ना आपको। ओके, इंपोर्ट अब हो रहा है जो कि मुल्क में जरूरत है डीजल पेट्रोल की। हम कह रहे हैं डीजल पेट्रोल आप इंपोर्ट न करें और स्मगलिंग को कंट्रोल करें ताकि रिफाइनरी फुल थ्रूपुट पे चले। ठीक है, ये है दोनों में गॉट इट जी सर, आगे बढ़िएगा। अब हाँ, आगे आपने बात की कि हम एक साइड पे हम कह रहे हैं कि जी नई रिफाइनरीज पाकिस्तान में आए, जिसको ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का मतलब भी है कि बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच नई रिफाइनरी बनाए। साथ हम कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को अपग्रेड करें। आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर आप बड़े माशाल्लाह इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, कि 4-5 साल से बात हो रही थी रिफाइनरी पॉलिसी की।
अब उसमें साल 1.5 साल पहले तो रिफाइनरी का एक पोर्शन अलग करके ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की अप्रूवल कर दी गई और ख्याल यह था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और जो भी आप सोच सकते हैं ना, हर किस्म के इंसेंटिव उनको दिए गए। 20 साल 25 साल टैक्स, नो टैक्स फ्री होगा सब कुछ, इम्पोर्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं हो, दुनिया जहाँ की उनको इंसेंटिव्स दिए, लेकिन कोई नहीं आया बाहर से अभी तक। ठीक है जी। अब बात यह है ना, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि देखिए जी, बाहर से कोई तब आएगा जब आप लोग जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस वक्त मुल्क में हैं, जो मौजूद हैं, कि उनको पहला फैसिलिटेट करें, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ताकि वो इन्वेस्ट करें तो बाहर तब लोग आएंगे। अब ब्राउन फील्ड रिफाइनरी का नाम उन्होंने उस पॉलिसी को दिया कि एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को अपग्रेड करें। अपग्रेड क्यों करें? ताकि फर्नेस ऑयल जिसकी ज़रूरत नहीं रही है कम से कम हो जाए और डीजल की ज़रूरत वो मैक्सिमाइज हो जाए। अपग्रेडेशन से ये नतीजा निकलेगा। दूसरा ये कि यूरो 5 के लेटेस्ट जो दुनिया के स्पेक्स है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यूरो 5 के प्रोडक्ट्स हम बना सके, एक उसका मकसद ये है। अब 4 साल से ये रिफाइनरी पॉलिसी कभी इधर कभी उधर, साथ गवर्नमेंट चेंज होती रही, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होती रही, उस पर आगे पीछे होती रही। जाके पिछले साल अगस्त में ये रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हो गई। उसमें कुछ इश्यूज थे, फरवरी दिस ईयर उसको फाइनली अमेंड कर दिया गया एंड रिफाइनरीज वर रेडी टू साइन अपग्रेडेशन एग्रीमेंट्स। ठीक है जी। एंड मैं आपको बताऊं कि अगर ये रिफाइनरी सब अपग्रेड के में गई प्रोजेक्ट्स में तो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से मुल्क में आएगी। अब आप देखिए कितनी अहम है। और जो हर साल का जो डिले हुआ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, हर साल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 बिलियन डॉलर का मुल्क को उसका नुकसान हुआ है, हर एक साल के डिले का। सर मेरा कंसर्न देखिए, आप स्टेक होल्डर हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, नफा नुकसान और एक कमर्शियल एंटिटी को लेकर चल रहे हैं, तो मुनाफा कमाना हर किसी का हक है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जनाब सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही, और दूसरा ये कि अगर हुकूमत की इस पॉलिसी से कि जिसपे आपके पास सफिशिएंट या सरप्लस या वाफिर स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका रिजर्व्स डिप्लीट हो रहा है, तो उसका एक आम पाकिस्तानी के ऊपर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, की कदर में इजाफा होगा और रुपए गिरेगा। तो ये मुझे बताइए कि जो आपने शीर वायलेशन का जो इसके ऑयल रूल्स 2016 पॉलिसी है, खुद अगर रेगुलेटर कर रहा है तो उनके जहन में ऐसा है क्या? क्यों ये 1-1 साल का और 6-6 महीने का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और फिर मखसूस कंपनी को नवाजा जा रहा है? ऐसा क्यों है? ये सिर्फ आपने तो कह दिया कि उनको शायद एहसास है, लेकिन मतलब ये क्या? बात ये होती है इमरान कि मैं ये नहीं कहता कि वो जो ओगरा है, मतलब देखे हर कोई अपनी समझ के मुताबिक सोचता होगा ना। आई डोंट नो, क्योंकि ये 3 महीने से ये इनकी हर महीने एक मीटिंग होती है, उसको होता है प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसमें सब लोग ऑस्ट्रेक पर बैठ कर देखते हैं कि जी प्रोडक्शन कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी और इम्पोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उन मीटिंग में सब रिफाइनरीज अपोज करती है कि जी इम्पोर्ट न करें, उनको फिर भी एक पार्टी को इम्पोर्ट की इजाज़त दी जाती है। अब उसकी क्या वजूहात हैं, मतलब हमें तो वो कन्विंस नहीं कर सके। वी फील देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर फर्दर इम्पोर्ट्स स्पेशली बाय दिस पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है। अब आपको मजे की एक बात और बताऊं, आज सुबह की, ये इस पार्टी जिसको इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उनको कहा गया था कि जी आपका नेक्स्ट कार्गो आएगा सितंबर के एंड में। अब आप ये देखें, ओगरा की अपनी उनको वो थी, कहा था कि सितंबर के एंड में आएगा। आज सुबह पता चल जी वो शिप ऑलरेडी पहुंच गया कराची उस पे पोर्ट पे। अब आप इमेजिन करें यहाँ स्टॉक्स रिफाइनरीज के पास अब जगह नहीं है डीजल रखने की। I can smell something, और वहां पर एक शिप पहुंच गया। I can smell something like wheat crisis। बस आप देखिए, अल्लाह न करे कि ऐसा हाल हो, लेकिन हालात तो इस वक्त यही हैं। तो हम यही ओगरा को कह रहे हैं। उम्मीद है, मतलब मुझे इनमें काफी उम्मीद है। कल की मीटिंग से मुझे थोड़ा हौसला हुआ है कि ओगरा के एंड पे भी अब रियलाइजेशन है। अब उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते जी हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक मीटिंग बुलवाएंगे जिसमें सारे एमडीज भी आएंगे और वहां हम फिर फाइनल फैसला करेंगे कि अब इम्पोर्ट आगे बंद किया जाए, क्या किया जाए। तो लेट्स होप, यू नो, मैं अक्सर कहता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइएगा, वक्त की कमी भी है प्रोग्राम में, ये भी बताइएगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त ये जो एक्शन लिए गए थे होर्डर्स के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ,
ये मतलब हमारी जमहूरी हुकूमत आई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नंबर से जनाब 67% इजाफा हुआ है इस तरह के जो स्मगलिंग है, इसमें ईरान से जो स्मगलिंग है, ये तो फेलियर है फिर हुकूमत की गवर्नेंस का। नहीं, ये मैं सी मशहूर हूँ कि मैं ज़रा सीधी सीधी बात करता हूँ। ये सबसे सिचुएशन जो ज़्यादा ख़राब मेरे हिसाब में हुई ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में ख़राब हुई है। हुआ ये है कि और उसके बड़े मज़ेदार किस्म के वो बताए जाते हैं, रैशनल और जस्टिफाई किया जाता है बड़े इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स के साथ। बताइएगा कुछ एक शेयर करें। मिनिस्टर साहब उस केयर टेकर में एक मिनिस्टर साहब ने ये कहा केयर टेकर गवर्नमेंट में कि जी क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, तो हमने उनको इसलिए अलाउ किया क्योंकि वहाँ न रोज़गार है न कारखाने, तो गरीब क्या कर, तो वो हमने इसलिए उनको आंखें बंद की हुई हैं। मैंने उनको ये कहा कि जी गुर्बत तो फिर आपके थर में भी है, राजस्थान में भी बहुत गुर्बत है, तो फिर आप इंडिया से भी बॉर्डर खोल दें स्मगलिंग, फिर हमारे सराइकी बेल्ट में भी, साउथ पंजाब में भी बहुत गुर्बत है, तो इंडिया से फिर बॉर्डर खोल दें, अगर ये तरीका है गुर्बत दूर करने का। मतलब रिडिकुलस किस्म के जस्टिफिकेशन दी गई ना। फिर दूसरा उन्होंने एक और इससे भी इंटरेस्टिंग वो दी कि जी ऐसे कारोबार बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। फिर सवाल मुझे कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में तो किसी OMC ने पेट्रोल पंप नहीं लगाते, तो मैं क्या पेट्रोल पंप उनका दिमाग ख़राब है कि लगाएंगे जहाँ उन्होंने बिकना ही नहीं, उनके प्रोडक्ट ने सारा स्मगल्ड ईरान से आ रहा है, तो वो उनका पंप्स कैसे वो फीजिबल होंगे। तो अजीब किस्म के इसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है जिसमें कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई रैशनल उसमें नहीं है, ठीक है, कोई वजह नहीं है। तो ये पीक पे पहुंची थी उसी दौर में। फिर बाद में मैं आपको थोड़ा मैं ऐड करूं, बाद में जब हमने बहुत शोर मचाया तो कुछ एक्शन लिए गए और वो किसी हद तक कुछ कंट्रोल भी हुआ था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आपस में नेटवर्किंग है। यानी आपने अगर आई डोंट नो आपने कहीं भी वो ड्रोन मूवी वो वीडियोस देखी हैं, हज़ारों की तादाद में ब्लू कलर सारे ट्रक्स बिल्कुल सर बिल्कुल देखिए हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद उसको एक ट्रेड का दर्जा दिया जाना है। वो तो ऐसे बजाय लगता है कि एक ट्रेड का उसको लिजिटिमेट करना बाकी रह गया, इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। ठीक सर, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे फिर बात होगी इस रिफाइनरीज के हवाले से, इस सेक्टर के हवाले से, एंड स्पेशली जो रेगुलेटर है ओगरा, उसके माइंड में क्या है, क्योंकि ये एक्सेस में अगर पाकिस्तान में या सरप्लस है ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो फिर इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि ओगरा का व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू, अगले प्रोग्राम में उसमें ज़रूर शामिल करें। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त क्रॉस द कंट्री मॉनसून बारिशों का जो आखिरी स्पेल है, जो कि बहुत ही तबाही और खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया है। आज भी बारिशें और तेज़ बारिशें, तबाही वाली बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। क्या उसकी लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क़यामत खेज़ बारिशों का तबाही खेज़ स्पेल इस वक्त जारी है, और लास्ट वीक आपको याद होगा हसीब ख्वाजा जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे प्रोग्राम में शरीक थे, और जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट किया था, पेशन गोई की थी, वो टाइमलाइन के ऊपर डॉट पूरी होती हुई नज़र आ रही है आज अब तक। तो आज अब से लेकर और आगे क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या वेदर पैटर्न है, और कितना जो है ये संगीन हो सकता है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक बार फिर हसीब ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये बताइए कि इस वक्त लेटेस्ट क्या पोजीशन है और आगे सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक डीप डिप्रेशन जो सिंध और गुजरात के सरहदी इलाकों पर पिछले 4 दिनों से मौजूद था, और उसके ज़ेरे असर सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार से शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, और इसके नतीजे में कुछ इलाकों में, ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर फ्लडिंग की सूरत हाल भी देखी गई है। और अगर हम सिंध के बड़े शहर कराची की बात करें तो कराची में पीर से जुमेरात के दौरान वक्फे से दरमियानी से तेज़ बारिशें हुई हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी रिकॉर्ड की गई हैं। तो जो अभी की सूरत हाल है, ये डीप डिप्रेशन बेसिकली जो गुजरात के ऊपर मौजूद था, वो गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ते हुए बहीरा अरब में दाखिल हो गया है, और वहाँ ये साजगार सूरत हाल के तहत एक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और अगर हम उन साजगार सूरत हाल की कुछ अगर हम एक्सप्लेनेशन दें तो बहीरा अरब में विंड शेयर काफ़ी लो है और सी सरफेस टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और कुछ मज़ीद अवामिल के तहत ये
शिद्दत इख्तियार करते हुए एक कैटेगरी 1 साइक्लोन में तब्दील हो गया है, जिसे असना का नाम दिया गया है। अगर अच्छा, ये दिलचस्प बात ये है कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये मूनसून के महीने में बहुत कम बनते हैं और एक ये रेयर फिनोमिना है। तो जो ये सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अब ये बहिरा अरब में मौजूद है। तो अच्छा, ये अब कराची आपने तो से सारी टेक्निकल, सर ये बहुत बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू है, टेक्निकल ये जानना चाह रहा हूं कि जनाब अगले 12 घंटे 24 घंटे किस तरह के आप देख रहे हैं बारिशों के हवाले से, हवाओं के हवाले से? बहुत हवा के तेज झक्कड़ इस वक्त चल रहे हैं कराची में भी, तो कराची को किस तरह से फोरकास्ट किया जा रहा है? और पर्टिकुलर अगर आप एरियाज आप क्या बता सकते हैं मैक्सिमम जो आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज कहती है? जी बिल्कुल, कराची में आज सुबह से ही तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं जो इस साइक्लोन के इब्तदाई असरात हैं और मुख्तलिफ इलाकों से हमें दरख्त वगैरह उखड़ने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। तो इसी वजह से हम मुसलसल अपने प्लेटफॉर्म्स पर आवाम को ये तंबिया कर रहे हैं कि दरख्तों और साइन बोर्ड्स के नीचे खड़े होने से गुरेज करें। तो इस वक्त ये साइक्लोन कराची से 170 किलोमीटर दूर जनूब में केटी बंदर के नज़दीक मौजूद है और ये मुसलसल जनूब मगरब या मगरब की जानिब हरकत कर रहा है। तो अगर हम अगले 12 घंटों की सूरत हाल देखें तो जो इसकी सिमत है वो यही जनूब मगरब या मगरब की जानिब रहेगी और ये आज रात कराची के तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर दूर से गुजरेगा और कराची को बराह रास्त तो मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन इसके ज़ेरे असर जो ये तेज़ हवाओं का सिलसिला है ये कराची में जारी रहेगा और कराची में जो हवाओं की रफ्तार है वो 50 से 70 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। और रात गए कराची में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि जो बिलखुसूस कराची के जुनूबी यानी साहिली इलाके हैं वहाँ मूसलाधार बारिश का एक स्पेल देखा जा सकता है। लेकिन कराची में शदीद या तूफानी किस्म की बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल का कोई खतरा है। लिहाजा हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि कोई भी किसी किस्म का पैनिक ना क्रिएट कीजिए। कराची में बराह रास्त साइक्लोन नहीं आ रहा है। ठीक है, बराह रास्त साइक्लोन नहीं आ रहा, लेकिन उसके जेर असर जो है वो सूरत जो भी मौसमी हवाओं के तेज झक्कड़ और बारिश जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ आप अब तक की जो फोरकास्ट है वो क्या कह रही है? इस स्पेल के साथ खत्म हो जाएगा या फिर कुछ एक आध हफ्ते बाद की भी कुछ प्रेडिक्शन कुछ नजर आ रहा है, कुछ बनता हुआ इस टाइप का सूरत हाल? जी, ये जैसे जैसे समुद्री तूफान जुनूब मगरब की जाने बढ़ रहा है तो जो इसका इम्पैक्ट होगा वो कल शाम से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की जाने बढ़ जाएगा, जहां जो मकरान कोस्ट के इलाके हैं, दीवानी हो गया, गवादर हो गया, पसनी हो गया, उरमाड़ा हो गया, यहाँ पे भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो जो कराची पर इसका असर होगा वो कल शाम से कम होना शुरू हो जाएगा। कल दोपहर में भी कुछ मकामात पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो इस स्पेल के जो टोटल इम्कानात होंगे वो कल शाम से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और कराची का जो मौसम है वो अपने मामूल के मुताबिक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम आगे की सूरत हाल देखें तो मूनसून का जो कोई स्पेल है फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों के दौरान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 से 6 तारीख के दौरान सिंध में एक और मूनसून का सिलसिला मुतासिर कर सकता है, जिससे सिंध के कुछ इलाकों में बारिशें वगैरह हो सकती हैं, लेकिन कराची के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। ठीक है जी। और अगर हम मूनसून के ओवरऑल विड्रॉल की बात करें, मूनसून नॉर्मली मिड सितंबर तक कराची में जारी रहता है, तो इस दफा भी उम्मीद है कि मिड सितंबर पे अपने वक्त पर ही मूनसून इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसीब ख्वाजा, जो कि वेदर फोरकास्ट के और मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर इस वक्त है, दायरा के उसमें महकमा मौसमियात की जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी सामने आया कमोबेश इसी तरीके का। और कोशिश यहाँ पे ये है कि इस वक्त बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है, जदीद सॉफ्टवेयर, जदीद टेक्नोलॉजी, और इसी बेस पे पिछले हफ्ते जो हसीब ख्वाजा ने प्रेडिक्शन की थी वो टाइम लाइन पर अगर देखें तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। अब हमारे लिए इसमें जो है वो बड़ी एहतियात लाजमी है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई अर्बन फ्लडिंग के इस तरह के चांसेस नहीं है, बिलखुसूस कराची के हवाले से बात करें। और जो इंतहाई एक गौर करने वाली चीज़ और एहतियात लाजमी है ऐसे वक्त में जब बारिशें हों, हवाओं के झक्कड़ चल रहे हों, तो अपने आप को गैर ज़रूरी एक्सपोजर जो है वो बाहर का उससे बचें, बच्चों को महफूज रखें, दीवारें गीली हैं और उससे महफूज रहें, जो बिजली के खंभे हैं उससे महफूज रहें। बहुत सारे लोग जो है इसकी शिकायत करते हैं कि बारिश होते के साथ ही कि इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली बंद कर देता है या लाइट जो है वो चली जाती है और काफ़ी देर की लोड शेडिंग होती है। लेकिन इसमें भी 1.5
पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता बिजली के तार गिरने लगें या खंभों में करंट या और इस तरह के हादसा हों तो उससे भी जो है वो बचाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें खुद अपने तौर से देखने की ज़रूरत है। अगर हम घर पे बैठें, महफूज मुकाम पर बैठें और बिला ज़रूरत एक्सपोजर ना करें। तो इस तमाम सूरत हाल के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।